साथियों नमस्कार। मैं आपका साथी आलोक कुमार सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि हम लोग आर ओ के PYQs कर रहे हैं। इस कड़ी में दोस्तों हम लोग भारतीय इतिहास को कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। यहाँ से जो भी सवाल अभी तक पूछे गए उन सब को कर रहे हैं। इससे संबंधित आपको एक वीडियो दे चुका हूं और ये इंडियन पॉलिटी का दूसरा वीडियो है और एक छोटा वीडियो आपको और उपलब्ध कराऊंगा। उसी के साथ इंडियन पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को करेंगे। तो सबसे पहला सवाल, यदि किसी राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? तो दोस्तों भारत के प्रधान न्यायाधीश उसकी जगह पर कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो दोस्तों ऐसे कौन से लोग रहे हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के तौर पर काम किए हैं? तो न्यायमूर्ति के रूप में देखा जाए तो हिदायतुल्लाह ही रहे हैं, एकमात्र हिदायतुल्लाह, ठीक है। दूसरे हैं BB गिरी और तीसरे जो हैं दोस्तों कौन रहे हैं? BD जत्ती, याद रखिएगा। इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तीनों नामों को आपको याद कर लेना है, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों इनकी व्याख्या में तो आपको मिलने से रहीं, इसीलिए इसको कहते हैं MDA। कथन और कारण से एक सवाल पूछा गया है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हित है। एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। दूसरा मतलब कारण भी सही है और कथन भी सही है दोस्तों, व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि उसका सभापति होता है, इसीलिए जो है निर्वाचित होने का पात्र होता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं दोस्तों और व्याख्या भी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। ये वाला हिस्सा जो है ना, यहाँ पे होता है सही है या सही नहीं है। तो अक्सर लोग इसको पढ़ने में गलती कर देते हैं और गच्चा खा जाते हैं। तो राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आप जानते होंगे। फिर अगला है, राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में तो भूमिका निभाते हैं कौन दोस्तों? राज्य की जो विधान परिषद होती है उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो भूमिका निभाते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका नहीं निभाते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों कौन भूमिका निभाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत जो हैं चुनाव में भूमिका निभाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अगला प्रश्न, भारत का उपराष्ट्रपति जो है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। एकदम सही है दोस्तों। जब आप लोग वरीयता क्रम पढ़ते हैं तो सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर तीसरे नंबर पर आता है प्रधानमंत्री और चौथे नंबर पे आते हैं राज्यपाल और फिर राज्यपाल के बाद पाँचवें नंबर पे आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। तो इस तरह का अनुक्रम रहता है और अक्सर PCS में पूछ लिया जाता है। तो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, एकदम सही है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य अथवा दायित्व नहीं है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह कथन भी सही है। राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो यह कथन भी सही है। तो इस तरह से चारों कथन सही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान
के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद जो है 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और उसकी पदच्युति को विवेचित करता है। तो इस तरह से विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 75 में भी दोस्तों 3 जो हैं खंड हैं, क्लाज हैं, 1, 1, 2 और 3। 75 1 में जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। ठीक है, 75 1 में तो ये दिया गया। 75 2 में जो है दोस्तों ये जो मंत्री पद ग्रहण करते हैं अपना, ये प्रसाद पर्यंत जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तीसरा जो है जो मंत्रिपरिषद रहती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो तीनों को याद कर लीजिए, 75 1, 75 2 और 75 3। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। एकदम दोस्तों, अभी आपको ऊपर बताया 75 3 के तहत ऐसा प्रावधान है हमारे संविधान में। दूसरा, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, ये कथन गलत है। तो इस तरह से केवल कथन एक ही सही है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और यही दोस्तों मुख्यमंत्री बनने के लिए भी न्यूनतम आयु है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो JL नेहरू भी हुए हैं, इंदिरा गांधी जी भी हुई हैं, गुलजारी लाल नंदा भी हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हुए हैं। सबसे कम दिनों के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी रहे हैं, मात्र 13 दिनों के लिए, ये भी याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? इसमें पूछ रहा है दोस्तों किन लोगों ने लगातार सुशोभित नहीं किया। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू भी लगातार सुशोभित किए थे, लाल बहादुर शास्त्री लगातार सुशोभित नहीं किए थे, इंदिरा गांधी भी नहीं की थी दोस्तों, और अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं किए थे, गुलजारी लाल नंदा भी नहीं किए थे। तो इस तरह से जो है 3, 4 और 5, जी हाँ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री किए थे। तो 3, 4 और 5 जो हैं ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, याद रखिएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं दोस्तों। तो इन्होंने चरण ने संसद में चरण नहीं रखा, ऐसे याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। महान्यायवादी और CAG की बात करते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात हो रही है दोस्तों। किसके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया? 148 अनुच्छेद में इसका प्रावधान है दोस्तों। और कितने वर्षों के लिए? तो 65 वर्ष और या फिर 6 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो तक अपने पद पर रहता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है? GC मुर्मू जो हैं कैग हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत के CAG कार्य करते हैं दोस्तों किस रूप में? नागरिक स्वतंत्रता के
संरक्षक के रूप में? नहीं। लोक वित्त के संरक्षक के रूप में? जी हाँ। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में? जी नहीं दोस्तों, ये काम जो है कौन करता है? अटॉर्नी जनरल करता है। उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में? तो ये भी सही नहीं है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है दोस्तों, जब लोक वित्त के संरक्षक के रूप में कार्य करता है तो अपनी रिपोर्ट जो भी इसके लेखे रहते हैं वो किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट जो है सदन में, संसद में प्रस्तुत करता है। और बाद में इसकी रिपोर्ट की जांच दोस्तों कौन करती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो है इसकी रिपोर्ट की जांच करती है दोस्तों। इसीलिए कैग को लोक लेखा समिति का दोस्त कहा जाता है या फिर पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? 22 होते हैं। और इनमें से 15 जो हैं लोकसभा से होते हैं, 15 लोकसभा से, और 7 जो हैं राज्यसभा से होते हैं। तो इस तरह से सारे सवाल आपको कवर कराए। यही होता है दोस्तों मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है दोस्तों किसकी? संसद की। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। और प्रथम नागरिक दोस्तों किसे समझा जाता है? तो राष्ट्रपति को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति को आरपीटी लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। तो अटॉर्नी जनरल जो है प्रथम विधि अधिकारी है। इसका उल्लेख जो है संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है। और ये जो है दोस्तों संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया जाता है। मतदान नहीं कर सकता है लेकिन भाग ले सकता है। फिर भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में हमको विचार करना है। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं, एकदम सही है। और उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, यह कथन सही नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, यह कथन भी सही नहीं है। तो इस तरह से कथन 1 और 2 सही हैं, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? दोस्तों आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करता है। कितनी संख्या होती है? 2। लेकिन दोस्तों 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जो है इस प्रावधान को हटा दिया गया है, याद रखिएगा। तो वर्तमान में दोस्तों पहले 552 हुआ करती थी लोकसभा में सदस्यों की संख्या, उसमें 2 आंग्ल भारतीय हुआ करते थे। जब इनका प्रावधान जो है हटा दिया गया तो अब कितने रह गए हैं? कुल 550, ये भी याद रखिएगा। फिर लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह दोस्तों कितनी है? तो 550। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। और वर्तमान में कितनी लोकसभा के सदस्यों की संख्या? 543। कथन और कारण दिए गए हैं, उसको पढ़ के बताना है। राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, डिस्कशन पसंद नहीं करती है, राजग सरकार की बात हो रही है। और इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। जी हाँ दोस्तों, एक लोकसभा में नियम है, संचालन का नियम है 184 के तहत, जिसमें वाद विवाद का उल्लेख किया गया है, वाद विवाद करने का। और ये भी उल्लेख है कि मतदान भी होगा। तो उसको डर रहता है सरकार को, ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न है। सरकार को डर रहता है कि मतदान होगा इस पे, और कहीं मतदान हमारे पक्ष में ना हुआ तो सरकार को इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है, इसीलिए सरकार ऐसा नहीं करती है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो जी बी मावलंकर थे प्रथम अध्यक्ष, याद रखिएगा।
यदि दोस्तों प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें लोकसभा स्पीकर की, तो कौन थी दोस्तों? मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष रही हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा की प्रथम बैठक दोस्तों 13 मई 1952 को हुई थी, ये भी याद रखिएगा। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी होगी? तो आयोग ने दोस्तों इसमें 21 सही माना था, लेकिन एक भी विकल्प सही नहीं है। दोस्तों अनुसूचित जातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए जाएं, इसका प्रावधान, इसका अनुमान जो है दोस्तों राज्य की कुल जनसंख्या और उसमें उपस्थित जो अनुसूचित जातियां और जनजातियां हैं, SC ST हैं, उनके अनुपात के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो इसीलिए इसको स्टार बना के दे दिया है। राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है दोस्तों राज्यसभा में 10 सदस्य? जी नहीं। राज्यसभा में 2 नहीं, 15 नहीं, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 80 में इसका प्रावधान किया गया है। कहाँ से मनोनीत करेगा? साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को मनोनीत करेगा। भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित के लिए प्राप्त है। किसके लिए? भारत के संघ के लिए, एकदम सही है। भारत के प्रदेश या उप प्रदेश के लिए, बिल्कुल। विश्व में कहीं भी रहने वाले, देखिएगा भारतीय लगा हुआ है, भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए। तो दोस्तों तीनों कथन सही हैं, तो इस तरह से विकल्प डी उत्तर हो जाएगा। फिर है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और PDF वगैरह और जो भी कंटेंट रहता है महत्वपूर्ण अचूक मारक सामग्री की PDF हुई या फिर जो भी मेंस या प्री से रिलेटेड जो कंटेंट रहता है उसको आपको कहाँ प्राप्त करना है? टारगेट करंट AK 123 ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिए दोस्तों। जो आपको अचूक मारक सामग्री दी जाती है उसी से संबंधित क्विज भी कराई जाती है। तो एक तरफ आप करंट अफेयर पढ़ते हैं, फिर दूसरी तरफ उन्हीं को प्रश्नों के रूप में करके जो है अपना अभ्यास करते हैं और उसको आसानी से याद करते हैं और लंबे समय तक भी याद करने में सक्षम हो जाते हैं। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? दोस्तों तो राज्यसभा का आप सभी जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो कि उसका सदस्य नहीं होता है। तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु है दोस्तों कितनी? 30 वर्ष, याद रखिएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। और विधानसभा के लिए कितनी है दोस्तों? 30 वर्ष। और विधान परिषद के लिए कितनी है? 25 वर्ष। लेकिन दोस्तों यदि बात करी जाए उपराष्ट्रपति की तो जो है 35 वर्ष है, राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष और उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष है, ये भी याद रखिएगा। राज्यसभा का अध्यक्ष जो है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, संसद द्वारा चयनित होता है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राज्य परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो है पदेन अध्यक्ष होता है। विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दिए गए हैं, पढ़ के बताना है दोस्तों। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। अब जब कारण दिया रहे तो कारण पढ़ने से पहले अपने से एक सवाल पूछा करिए या फिर कहा करिए, क्योंकि एक तर्क दिया करिए, उसके 1/3 सदस्य हर दूसरे साल हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। तो इस तरह से दोस्तों 6 वर्ष कार्यकाल हो जाता है। और इस तरह से जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनका चुनाव भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसका विघटन नहीं होता है। तो कारण जो है उसकी पुष्टि करता है, किसकी? कथन की। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है दोस्तों
किस के तहत? तो 108 संविधान के अनुच्छेद 108 में जो है संयुक्त बैठक, जब कोई विवाद होता है किसी विधेयक को लेकर तो उसके लिए राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 108 का इस्तेमाल करके संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। लेकिन दोस्तों इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा स्पीकर करते हैं। और यह प्रावधान किस में दिया गया? संविधान के अनुच्छेद 118। तो इधर 8 और इधर 18, दोनों ही अनुच्छेदों में 8 दिया हुआ है। दोनों को लिंक करिएगा, भूलेंगे नहीं। और दोस्तों जो लोग जो हैं आरओ में एकदम सिलेक्शन चाहते हैं तो आप जानते होंगे कि निबंध जो मुख्य परीक्षा रहती है, निबंध जो है बहुत महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो निबंध का पेड ग्रुप चल रहा है और उसमें जुड़ने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर मैसेज कर सकते हैं। पहले देखिए कि किस तरह का कंटेंट है, किस तरह से काम हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। तो ज़रूर ज्वाइन करें। आपको ऑडियो फॉर्मेट में मूल्यांकन करके उत्तर दिया जा रहा है और जो भी सुझाव होता है वो दिया जा रहा है ऑडियो फॉर्मेट में, जो कोई नहीं देता है दोस्तों। लोग बड़े बड़े मॉडल निबंध आपको पकड़ा देते हैं कोचिंगों में और हज़ारों रुपए ले लेते हैं उसके लिए, और कोई सुझाव नहीं। बस ये है कि थोड़ा माहौल मिल जाता है वहाँ पर, थोड़ा नयन दर्शन और नयन सुख भी मिल जाता है कुछ लोगों को। तो इन सब सुविधाओं के लिए आप गाढ़ी कमाई जो है कोचिंगों को दे देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो उतना ज़्यादा प्रासंगिक है। खैर, आप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि सही लगे तो ज्वाइन कीजिएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। दोस्तों 2005 में यह आया था, याद रखिएगा। एकदम सही बात है, क्योंकि इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। अब देखिए दोस्तों, ये कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए लाया गया, ठीक बात है। तो कारण जो है वो उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। कारण सही है, क्योंकि अभी इसमें कुछ सुधार किए जाने की ज़रूरत है। बहुत सी चीज़ें जो हैं अभी इसमें सुधार की बात की डिमांड करती हैं। तो मीलों तक अभी यात्रा करनी है। तो कथन कारण दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है। तो इस तरह से विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। जैसे कोई अगर आरटीआई डालता है तो उसकी पहचान को लिखित में तो कहते हैं कि गोपनीय रखा जाता है, लेकिन जो है वो पता किया जा सकता है आसानी से। आप देखते होंगे ग्रामीण स्तर पर प्रधान के खिलाफ यदि आप आरटीआई डाल देंगे तो प्रधान ये जान जाएगा कि किसने डाली है ना। तो एक लंबा सिस्टम काम करता है इन सब चीज़ों के पीछे। तो यही सब सुधार होना बाकी है अभी, और थोड़ा उसकी प्रक्रिया को और सरल किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि कोई नाम मात्र का शुल्क दे के आरटीआई दाखिल कर सकता है, लेकिन आम आदमी जो है अभी वहाँ तक पहुँचने में सक्षम नहीं है ना। गांव के गुड्डू ननकऊ ये सब जो हैं जब इकट्ठा होकर आरटीआई डाल लें, ये सब क्या करते हैं, वकीलों के पास जाते हैं बेचारे, तब जाके काम होता है। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं दोस्तों कौन? अध्यक्ष लोकसभा, एकदम सही है। उपाध्यक्ष भी हैं, महासचिव भी हैं और अध्यक्ष भी हैं राज्यसभा के। तो सारे कथन सही हैं, तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? जैसे आप लोग सभी जानते हैं कि 3 सूचियों में बांटा गया है विषयों को, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती। और इनमें जो है दोस्तों प्रत्येक को अपने अपने विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती में दोनों विषय शामिल किए जाते हैं, ठीक है। राज्य में केवल राज्य से संबंधित विषय होते हैं। तो कहा गया है कि संसद जो है राज्य सूची के विषय पर किस कानून के तहत, किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद दोस्तों 253 के तहत। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों 249 क्या करता है? 249 राज्यसभा के कहने पर यदि राज्यसभा विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि अमुक राज्य के प्रति संसद को कानून बना देना चाहिए, तो संसद कानून बना देती है। तो 249 जो है राज्यसभा से संबंधित है। और 250 जो है आपातकाल के समय संसद को अधिकार देता है कि राज्य सूची पर कानून बनाए। और 252 जो है दोस्तों क्या करता है, जब दो राज्य जो हैं आपसी सहमति से संसद
के लिए प्रस्ताव पारित करके भेजते हैं कि उनके लिए कानून बना दिया जाए, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 252 में किया गया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? कर से संबंधित उपबंध हैं इसमें, उधार या ऋण लेने से संबंधित उपबंध हैं इसमें। 109 में, अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित परिभाषा दी गई है। संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, यही कथन दोस्तों ये भी सही है। जुर्माने एवं अर्थदंड से संबंधित उपबंध नहीं है। ठीक है। संचित निधि की बात करें दोस्तों तो संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। आकस्मिकता निधि का संबंध जो है, प्रावधान जो है 267 के तहत किया गया है। तो 266 के बाद 67 ऐसे याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर नहीं है। और जो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि 109 में परिभाषा दी गई, नहीं दोस्तों, उसमें सुधार कर लीजिए। अनुच्छेद 110 में परिभाषा दी गई है और 109 में संबंधित प्रक्रिया दी गई है। याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए? तो 14 दिन के अंदर जो है राज्यसभा को विधेयक दे देना होता है। किसको? लोकसभा को। और लोकसभा जो है, जो राज्यसभा के सुझाव हैं उनको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी याद रखिएगा। और धन विधेयक जो है दोस्तों कहाँ लाया जाता है? केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वहीं यदि दोस्तों बात आए विधानसभा की, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद की, तो ये जो समय जो राज्यसभा के लिए 14 दिनों का है, यही समय विधान परिषद में जो है दोस्तों 3 महीने का हो जाता है, 3 माह का। याद रखिएगा। तो चीज़ें यहीं पर स्पष्ट कर दी, तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वित्त विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत होता है? जी नहीं। या संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है? जी नहीं। या लोकसभा में प्रस्तुत नहीं होता है? यह भी सही नहीं है। या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? अभी आपको ऊपर बताया है, एकदम विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? अभी आपको बताया है, संविधान के अनुच्छेद 118 में यह प्रावधान किया गया है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लेकिन दोस्तों उस बैठक को बुलाएगा कौन? तो भारत का राष्ट्रपति बुलाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 108 के तहत। अभी आपको ऊपर बताया है। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, किसके द्वारा? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। तो विकल्प सी सही उत्तर है। लोक लेखा समिति के बारे में आपको ऊपर बता चुका हूँ। लोक लेखा समिति के में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी आपको बताया 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो अनुच्छेद 122 के तहत यह प्रावधान किया गया है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं दोस्तों? तो वर्तमान में 33+1 का फार्मूला लागू है। 33 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 50वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये भी याद रखिएगा, चंद्रचूड़। तो जो है 33+1 याद रखिएगा। फिर है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 126 में किया गया है। ठीक है। और कार्यवाहक जो न्यायाधीश रहे हैं अभी आपको ऊपर बता चुका हूँ, हिदायतुल्ला, बी.डी. जत्ती और बी.बी. गिरी। सर्वोच्च दोस्तों वो न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश उसमें केवल हिदायतुल्ला थे। जो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वो तीनों रहे हैं, गिरी,
जत्ती और हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। एक मिनट, क्या कह रहा है प्रश्न? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। जी हाँ दोस्तों, कार्यवाहक न्यायाधीश की बात हो रही है, मैंने आपको राष्ट्रपति के संदर्भ में बता दिया, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति केवल 3 ही रहे हैं, जत्ती, गिरी और हिदायतुल्लाह। और जो न्यायाधीश रहे हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे वो रहे हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर नहीं, लोकसभा की सलाह पर जी नहीं, प्रधानमंत्री की सलाह पर जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 132 और 134 ए को एक साथ मिलाकर पढ़ने से जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका अपीलीय क्षेत्राधिकार सामने आता है। ठीक है, अपीलीय का मतलब अपील करने का अधिकार। अनुच्छेद 132 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है, वर्णन है 132 में। और 134 में क्या है? उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात की गई है। तो इस तरह से 132 और 134 दोनों को मिलाकर अपीलीय क्षेत्राधिकार का सृजन होता है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है दोस्तों? न्यायिक व्याख्या। आप लोग सभी जानते हैं जो केशवानंद भारतीय विवाद हुआ था, ठीक है, जो केशवानंद भारती वाला जो विवाद हुआ था उसी में बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को सामने लाया गया, तो इसीलिए वो जो है न्यायिक व्याख्या का हिस्सा है, उसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता दोस्तों संबंधित है किससे? जनहित याचिका से और न्यायिक पुनरावलोकन से, दोनों से संबंधित है, याद रखिएगा। लेकिन आयोग ने जो है दोस्तों केवल और केवल न्यायिक पुनरावलोकन को माना है। ठीक, न्यायिक सक्रियता का मतलब कितनी जल्दी सक्रिय हो जाए सर्वोच्च न्यायालय किसी मुद्दे पर। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया। ठीक है, कहा गया कि राज्यपाल निर्वाचित क्यों नहीं होना चाहिए। जैसे लोगों ने प्रश्न किया कि राज्यपाल को भी चुना जाना चाहिए, जैसे चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, वैसे ही चुने जाने की बात कही गई, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। क्यों दोस्तों, क्या उसके पीछे तथ्य दिए गए? इसका तात्पर्य होता है कि एक दूसरा निर्वाचन, एकदम सही है दोस्तों, मुख्यमंत्री का चुनाव मतलब लोकसभा और विधानसभा का तो होता ही है, एक राज्यपाल का भी होता। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। जी नहीं दोस्तों, राजनीतिक मुद्दों पर नहीं लड़ा जाता, क्योंकि उसके लिए पहले से लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का संदर्भ समझिएगा। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, ये कथन सही है। ठीक है, तो 2 सही नहीं है, 1 और 3 दोनों सही हैं। चौथा देख लेते हैं। चौथा है, राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना था। जब उसी के अधीन कार्य करना था तो निर्वाचन की आवश्यकता ही नहीं थी। तो यही जो कथन है वो सही है, 1, 3 और 4। तो इस तरह से विकल्प सी सही उत्तर हो जाता। और दोस्तों अलग से जब निर्वाचन होता तो अलग से खर्चा भी बढ़ जाता। वैसे भी देश में चर्चा बनी रहती है कि लोकसभा और विधानसभा जितने भी चुनाव हैं सबको एक साथ कराया जाए। ऐसे में राज्यपाल तो एकदम फिर ऊपर की बात हो जाती है, एक और समस्या पैदा हो जाती, इसीलिए उसको शामिल नहीं किया गया। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? राज्य के राज्यपाल की बात कही गई है दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 213 में ऐसा प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 123 में जो राष्ट्रपति है भारत का, उसके द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किया गया है। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। और यह अध्यादेश जो है दोस्तों 6 सप्ताह तक जो जारी होने के बाद 6 सप्ताह तक उसको संसद के दोनों सदनों की अनुमति या फिर उसका सहमति मिल जाना आवश्यक है। लेकिन दोस्तों
आपको पता है दोनों सदनों की बैठक के बीच अंतर 6 माह का होता है कम से कम, तो 6 माह और 6 सप्ताह तक अध्यादेश जारी रह सकता है। ठीक है, 6 सप्ताह ये अलग से है और 6 माह जो है जो अंतराल होता है उसके चलते हो जाता है। तो 6 सप्ताह 6 माह 6 सप्ताह हो सकता है, वैधता उसकी हो सकती है। तो 6 सप्ताह अगर विकल्प में दिया रहे तब भी ठीक है, यदि 6 माह 6 सप्ताह दिया रहे तब भी ठीक है, दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। ये चीज़ें दोस्तों देखिए इन्होंने नहीं दिए हैं। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है दोस्तों, मतलब किस राज्य विधानसभा की, तो उत्तर प्रदेश। कुल 403 है विधानसभा सदस्य उत्तर प्रदेश में। विधान परिषद दोस्तों कितने विधान परिषद के सदस्य दोस्तों उत्तर प्रदेश में 100 हैं। बात करें लोकसभा सदस्यों की तो वो 80 हैं। और राज्यसभा सदस्य कितने हैं उत्तर प्रदेश में, तो 31 हैं, याद रखिएगा। तो इसमें विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है 60 और 50, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं दोस्तों। क्या अपवाद हैं, एक तो गोवा है, उसकी संख्या 40 है, सिक्किम की 32 है और मिजोरम की 40 है। एक केंद्र शासित प्रदेश है 33 है जिसके सदस्यों की संख्या, जो पुदुचेरी है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, एकदम सही है। जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसके नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, यह कथन भी सही है। तीसरा देखते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। जी नहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री की सलाह पर नहीं, कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद है उसकी सलाह पर कृत्यों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब कृत्यों का संपादन करता है। तो विकल्प सी सही उत्तर नहीं है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, यह कथन सही है। तो सी वाला सही नहीं है, तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित। अब देखिए दोस्तों, ये शब्दों की बाजीगरी जादूगरी करता है आयोग। यहाँ चयनित की बात की गई है, यहाँ पर क्या होता दोस्तों, नियुक्ति। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता, यह सही है। तो ए वाला सही नहीं है, बी सही है। और सी वाला देखते हैं, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, यह भी सही है। बी भी सही है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है, तो डी भी सही है। तो विकल्प ए सही उत्तर नहीं है। फिर राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है दोस्तों, तो सदन की 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यदि पूरा होता है तब सदन की बैठक आयोजित की जाएगी। तो विकल्प डी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों यहाँ पर राज्य का संबंध पूरे देश के संदर्भ में है, तो संसद जो है आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। अरे भाई एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि, ठीक है, राज्य जो है राज्य के ही संदर्भ में इस्तेमाल करना है। किसी राज्य का विधानमंडल जो है आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है, तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं यदि बात करें केंद्र के संदर्भ में आकस्मिक निधि की, तो वहाँ संसद हो जाएगी, तो विकल्प बी सही हो जाएगा तब। ठीक है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है। ठीक है, विधान परिषद की बात हो रही है दोस्तों। तो अभी आपको बताए 3 माह, तो अधिकतम 3 माह पड़ा रह सकता है विधान परिषद के संदर्भ में, याद रखिएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। फिर उच्च न्यायालय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे
जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। मतलब जो नियमावली है, सेवा नियमावली, उसके आधार पर उसको काम करना चाहिए। उस रिट को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको परमादेश, परमादेश रिट कहते हैं, याद रखिएगा। तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंडमस। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 241 में। फिर भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान है दोस्तों। अनुसूची नहीं, अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं, आपको ऊपर बताया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? जो भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। 7वीं में आपको बता ही दिया है। और 6ठी में क्या है दोस्तों? जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनसे संबंधित प्रावधान है, याद रखिएगा। कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। आपको विकल्प में देखिए उच्चतम न्यायालय भी दिया है, तो ऐसा मत करिएगा। ऐसा कर्ता किस अनुच्छेद के तहत? 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, याद रखिएगा। जब उच्च न्यायालय में कार्य की वृद्धि हो जाए किसी कारणवश, तब इनका चयन किया जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है, चयन नहीं नियुक्ति। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आप सभी जानते हैं 4 और 5 नहीं हो सकता, 56 और 57 भी नहीं हो सकता, 141 और 42 भी नहीं हो सकता, 245 और 246 यही कथन सही है दोस्तों। इसमें जो है विधायी शक्तियों का उल्लेख है, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग पॉलिटी का दूसरा हिस्सा कवर कर लिए। एक वीडियो और दूंगा आपको, उसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो चित्र है उसको पवित्र बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। पुनः आपका धन्यवाद।